Hello students, in today's video lecture we will talk about the asthma, their types and the approaches of the treatment of asthma. In the previous video lecture we have discussed about the cough and their treatments. As we are covering the pharmacology syllabus of B.Pharm 6th semester, this is the second topic, and in the asthma probably we will prepare 2 to 3 part of the video lecture in 2 to 3 part, and this part asthma types and their approaches of the treatment. So first we have to be very clear cut idea about what is asthma. asthma कई बार स्टूडेंट ये समझते हैं और जो कि एक बहुत ही मतलब शॉर्ट आइडिया होता है उनके पास कि अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन कई बार हमको उसकी बीइंग ए फार्माकोलॉजी स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे की जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो किस तरीके से क्या होती है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले अगर अस्थमा को डिफाइन करें तो बेसिकली अस्थमा में जो इन्फ्लामेशन होता है, मतलब अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन इन द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रैक। जो एयर पैसेज होता है उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाता है वो, और इन्फ्लेम्ड होने की जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। तो एक शॉर्ट में अगर हम, चूंकि इस डेफिनेशन को मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाहता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए, जो हमारा एयर पैसेज है, हम अस्थमा की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। जो हमारा एयर पैसेज है उसका इस ट्यूब्यूल की तरह स्ट्रक्चर है। अब यहां पे से जो एयर पैसेज पास एयर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम ट्रैकिया और मेनली जहां पे प्रॉब्लम अस्थमा में होती है वो ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स, तो उसमें क्या होती है कि वो इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं। अब उनका स्ट्रक्चर, वो इन्फ्लैम्ड होते हैं, ये अपने आप में कहना एक करेक्ट बिल्कुल वर्ड टू द पॉइंट आंसर नहीं है। एक्चुअली में कौन सा पार्ट होता है जो कि इन्फ्लेम्ड होता है, तो ये देखिए, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये टिब्यूल का स्ट्रक्चर है, और इसका ये जो सेंटर पार्ट है ये पूरा एक स्ट्रक्चर है टिब्यूल का, ब्रोंकस का स्ट्रक्चर है, और इस ब्रोंकस का ये नॉर्मल एयर पैसेज के लिए पाथवे है। इस पैसेज के अंदर से होके एयर पैसेज एल्वियोलाई तक जाएगी। अब कंडीशन ये आ रही है अस्थमा में, हम बात ये कर रहे हैं कि अस्थमा में इन्फ्लामेशन हो गया है, और इन्फ्लामेशन बेसिकली कहां पे हो गया है इस चीज को समझना है। ये आपका नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकस आपका जो एयर पैसेज है वो नॉर्मल है। ये आपका जो इंडिकेट कर रहा है, ये इन्फ्लेम्ड कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। इन्फ्लेम्ड कंडीशन की मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है वो हम लेटर में डिस्कस करेंगे। तो वो जो अब ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, यहां से यहां तक का एरिया, अब इसमें क्या होगा, ये पूरा वाइड हो गया। तो इसके इन्फ्लेम्ड होने की वजह से, मींस अगर आपके ये स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड हो गया है, ये वाला स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड हो गया, इस स्ट्रक्चर के इन्फ्लेम्ड होने की वजह से जो एयर पैसेज का ये जो डायमीटर था, जहां से एयर होके जाती थी पास होके, वो अब पास होके नहीं जाएगी, या जाएगी तो बहुत कम जाएगी। अब जब अस्थमा की कंडीशन में हम ये कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि जो स्मूथ मसल है, एक्चुअल में यहां पे कहां पे इंफ्लेमेशन है, स्मूथ मसल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रैक, means asthma is characterized by the inflammation in the smooth muscle of tracheobronchial tract। ये अस्थमा की आपकी डेफिनेशन है। अब इसमें होता क्या है, जब ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, वो इन्फ्लेम्ड हो गया, एयर पैसेज नैरो हो गया, तो एयर पैसेज जब नैरो होगा तो उसकी वजह से आपको किस तरीके के सिम्पटम आने वाले हैं। आपके जो चेस्ट में, अराउंड द चेस्ट देयर विल बी फीलिंग ऑफ चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस की फीलिंग होगी। इसमें कुछ टेक्निकल ऐसा बताने का नहीं है। कफिंग की कंडीशन, तो कफिंग की कंडीशन क्या है कि कई बार कफ क्या करता है, एक मतलब उसको एडिटिव इफेक्ट देता है कि आपके अस्थमा में कफ का एडिशनल इफेक्ट है कि हां भाई, कफ उसकी अस्थमा की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो कफ भी आपका क्या करेगा, यहां पे कई बार इस एयर पैसेज में भी कफ का डिपोजिशन होगा, तो आपको ओवरऑल यहां जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होगी, इसका डायरेक्ट आंसर बाद के लेटर से आप रिलेट कर लेंगे कि कफ भी रिस्पॉन्सिबल है अस्थमा के सिम्टम में। वो किस तरीके से, क्योंकि यहां पे जो इन्फ्लामेशन के लिए सेकेंडरी जो रिएक्शंस चलेंगी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस चलेंगी, एलर्जिक रिस्पॉन्स जो होगा यहां पे,
तो उसकी वजह से जो वहां पे क्या सिम्टम आएगा, आपको एक कफिंग का भी सिम्टम आएगा। दूसरी बात है, नेक्स्ट सिम्टम आएगा यहां पे डेस्पनिया का। डेस्पनिया क्या होता है? देखिए, डेस्पनिया का सिंपल सा आपके लिए कॉन्सेप्ट है, डेस्पनिया इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम को आप डेस्पनिया भी बोलते हो। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहां पे ल्यूमेन इसका क्या हो गया, डायमीटर कम हो गया है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डेस्पनिया भी होगा आपको। वीजिंग की अगर हम बात करें तो एज आई अर्लियर टोल्ड, जैसे कि यहां पे देयर विल बी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, सेकेंडरी मीडिएटर लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, हिस्टामिन, and there will be also a neurotransmitter like acetylcholine. So these combinedly produces the viscid secretions. There will be the accumulation of viscid secretions, and that secretion also may be considered as cough, right? That's also considered as cough. और ये आपको वीजिंग का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो ये है कि आप जब सांस लेंगे तो उसमें घरघराहट की आवाज आएगी। जब आप रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, तो आपको घरघराहट की आवाज आएगी, जिसको हम बोलते हैं वीजिंग। तो दीज आर द वेरियस सिम्पटम दैट अकर ड्यूरिंग द एस्थमा: चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, डिस्पनिया एंड वीजिंग। दीज ऑल सिम्पटम वंस गेट वर्स, जब ये क्रॉनिक कंडीशन में और वर्स होते चले जाएंगे, देन देयर विल बी द चांसेस ऑफ एस्थमेटिक अटैक। अब अस्थमैटिक अटैक किस तरीके से बच्चों को कॉन्सेप्ट अपना रखना है? अस्थमैटिक अटैक का मींस ये बोला जा रहा है कि जब ये कंडीशन वर्स हो जाएंगी, मींस ओवरऑल जो हम स्ट्रक्चर से इसको अस्थमा को समझ रहे थे, एयर पैसेज बहुत ही ज्यादा ल्यूमेन, उसका डायमीटर कम हो गया है। अगर हम इसको वर्स कहने की बात कर रहे हैं, इट मींस हम उस डायमीटर को बहुत ही ज्यादा क्या कर दिए हैं, नैरो, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, वर्स। देन देयर विल बी चांसेस ऑफ एस्थमेटिक अटैक। अस्थमैटिक अटैक का सिंपल सा मतलब है कि आपको कई बार सांस लेते ही नहीं बन पाएगा, उसमें आपका रेस्पिरेशन, बीच बीच में ब्रीदिंग क्या होने लगेगी, स्टॉप होने लगेगी, और आप उसको बोलोगे क्या, सांस लेने में बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होगा, जिसको बोलेंगे आप अस्थमैटिक अटैक। अस्थमैटिक अटैक के बारे में दो कॉन्सेप्ट यहां पे था, इसलिए मैंने इसको यहां पे भी ऐड करना चाहा है। अस्थमैटिक अटैक कई बार हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखते हैं, जो जिनको अस्थमा होता है, कि देयर चांसेस ऑफ द अस्थमैटिक अटैक विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम इट अकर्स इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में अस्थमैटिक अटैक के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट रखना है अपने पास कि इन द मॉर्निंग टाइम, इन द मॉर्निंग बिटवीन द 4 to 6 o'clock, naturally there will be the release of those hormones, catecholamines, that are responsible for actually the bronchoconstriction. And once they are responsible for bronchoconstriction and the person is already in asthma, so there may be the maximum chances of asthmatic attack. तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये है। दूसरा है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, while a person with having the asthma is doing some exertion, so there will be the chances of asthmatic attack during the exertion will be high. तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एस्थमा के टाइप्स की। कई बार एस्थमा के टाइप्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ ऑथर इसका डिस्कशन अपने बुक में शॉर्ट में इतनी चीजें समझा के एस्थमा को फिनिश कर देते हैं, डेफिनेशन पार्ट को। लेकिन एस्थमा के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक अस्थमा। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक अस्थमा? वेरी सिंपल। एक्सट्रिंसिक अस्थमा आप बात करेंगे कि आपको जो भी अस्थमा के लिए जो फैक्ट, अस्थमा के लिए मेनली यहां पे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आपका एलर्जन है। मींस आप एक्सट्रिंसिक अस्थमा इज ऑल्सो नोन एज एलर्जिक अस्थमा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ। एक्सट्रिंसिक अस्थमा इज ऑल्सो नोन एज एलर्जिक अस्थमा। First we will discuss extrinsic asthma, later on we will discuss intrinsic asthma, and you all have to correlate with each other, right? Extrinsic asthma is also known as allergic asthma. Once it is, I am saying that it is allergic, it means in the case of allergy, as you all student have studied in the previous semesters, that once there will be the entry of allergen in the body, there will be the formation of actively which antibody? IgE antibody. So we can detect the extrinsic asthma by increasing amount of IgE antibody in the blood. तो कई बार एक्सट्रिंसिक अस्थमा को डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए आप ब्लड में किसका लेवल चेक करते हैं? IgE के लिए। IgE
क्योंकि IgE एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग विथ एंटीजन. एंटीजन मींस एलर्जन. एक्सट्रिंसिक अस्थमा अपने आप में बहुत कॉमन होता है. अप्रोक्सीमेटली 60% पीपल में आपको एक्सट्रिंसिक अस्थमा मिल जाएगा. यहां पे स्किन प्रिक टेस्ट हम करते हैं, जो कि हम इसमें नहीं करते हैं. तो एक्सट्रिंसिक अस्थमा में स्किन प्रिक टेस्ट बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स है तो स्किन प्रिक करके, जो आप ये सिंपल सा टेस्ट है, इसको लेमन लैंग्वेज में, अभी हमारा चूंकि कोर टॉपिक दूसरा है इसलिए मैं स्किन प्रिक टेस्ट को उतना डेप्थ में जाके डिस्क्राइब नहीं करने वाला. स्किन प्रिक टेस्ट बच्चों के कॉन्सेप्ट के लिए इतना समझना है कि उसमें स्किन प्रिक करके हम जो उस प्रिकिंग के पोजीशन पे जहां पे स्किन प्रिक की गई है वहां पे अगर बड़ा सा स्पॉट बन जाता है रेडनेस के साथ, तो हम बोलते हैं कि वहां पे एलर्जिक रिस्पॉन्स है और ये टेस्ट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. मींस उस कंडीशन में आपको चांसेस हैं कि जो अस्थमा आपको है वो किस टाइप का हो, एक्सट्रिंसिक अस्थमा का. तो ये एडिशनली एक टेस्ट है जो कि एक्सट्रिंसिक अस्थमा में करते हैं. मोस्ट ऑफ द एस्थमेटिक केसेस, मोस्ट ऑफ द एक्सट्रिंसिक अस्थमा केस इज यूजुअली अकर इन यंगर पीपल, राइट. एक तो ये डिफरेंस है, यूजुअली यंगर में होता है. अब हम इंट्रिंसिक में पढ़ते हैं. ये एलर्जिक था, ये हमारा नॉन एलर्जिक है, इसमें कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है. there was the main factor that was inducing the asthma was allergy from pollen grain, allergy from dust, anything. But here there will be there are certain condition like cold, stress, dry air, anxiety, and any kind of pathogenic infection like from bacteria or viruses, or the sometime medication induced asthma. Like there are certain medication like aspirin that is responsible for bronchoconstriction, and that when these condition induces asthma, that asthma falls under the category of intrinsic asthma. Here there is causative factor is allergen, and here the causative factor is condition like cold, stress, dry air, anxiety, infection, and medication, certain medication. In this condition, surprisingly, there is a fact that most of the cases of intrinsic asthma, non-allergic asthma, is occur in the female in comparison to male. In female, there is a common intrinsic. In female, there are maximum chances of intrinsic asthma. Now we have discussed about the types of asthma and the definition of asthma. So, in case of asthma, first we have to be very clear that we will treat, there is no cure for asthma, only we can treat the all the parallelly developed the symptom of asthma. So there is a line, no cure, there is asthma, there is no cure, but only we can treat the symptom, right. So we have discussed these points and I hope कि आप लोगों को सारा पॉइंट क्लियर होगा. अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की. मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में क्या है, देयर आर टू कंडीशन. देयर विल बी द एंट्री ऑफ एलर्जी दैट विल इंड्यूस द अस्थमा इन लॉन्ग टर्म, और देयर विल बी द sensation with cold or stress, dry air, anxiety, infection, and medication. In long term, they can create asthma also. So, in both cases, in the immediate effect, there will be the immediate effect. अगर कोई एलर्जन या कोई कंडीशन इस तरह की आती है तो इमीडिएट इफेक्ट में आपका क्या होगा, इमीडिएट इफेक्ट में आपका देयर विल बी रिलीज ऑफ व्हाट, सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल. यहां पे ये चीजें आई और इन स्मूथ मसल में देयर विल बी द रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन विल इंड्यूस द सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल, एंड मास्ट सेल विल रिलीज व्हाट, हिस्टामिन. देयर विल बी पैरेलली मोर inflammatory cells that releases proteases enzyme, and initially in immediate effect there will be few quantity of tumor necrosis factor as well. हम इस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को यहां पे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अस्थमा को एग्रेवेट कर रही है, क्रॉनिक बना रही है, उसको वर्स कर रही है, उसको हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रोक के हम अस्थमा का ट्रीटमेंट कर सकें. तो वो अप्रोचेज ऑफ द ट्रीटमेंट जब हम कवर करेंगे तो आपको आसानी से कोरिलेट हो जाएगा एक दूसरे से. तो इन द इमीडिएट इफेक्ट देयर विल बी सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल एंड दैट रिलीजेस द हिस्टामिन, प्रोटीएजेस, एंजाइम्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, राइट.
After that, there will also the activation of phospholipid in the cellular membrane. And phospholipid once become activated in the cellular membrane, that is responsible for release of prostaglandin, leukotriene and platelet activating factor. So ये तो कॉन्सेप्ट आपका प्रीवियस सेमेस्टर का है, राइट? इस पे कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन के क्लास में हम इस चीज को पढ़ते हैं, यहां पे हम डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे. तो इन फॉस्फोलिपिड from there will be the activation of prostaglandin, leukotriene and PAF. Means more and more there will be the secondary mediator. Histamine, protease, TNF alpha, prostaglandin, leukotriene, PAF. And in the delayed effect, ये जो दो चीजें होंगी ये immediate effect होगा. Delayed effect means long term में जो आपको effect आने वाला है वो genetic level पे, when there will be changes in the gene, through the gene changes, there will be what? There will be the activation of what? Secondary mediator interleukins, and there will be tumor necrosis factor that what earlier in the less quantity, very few, but later on in the delayed term this tumor necrosis factor and the interleukins become high in quantity. And overall these mediators, right, these all mediators combinedly they are present in this site and they combinedly responsible for the effect over this smooth muscle, tracheobronchial smooth muscle, right? In tracheobronchial smooth muscle, these all mediators are responsible for constrict the bronchial smooth muscle. यहां पे अब उसको रिलेट कर रहे हैं हम, constrict the bronchial smooth muscle. Sorry, they are responsible for mucosal edema, means viscid secretion that was earlier I was talking about, and mucosal edema, viscid secretion and the constrict bronchial smooth muscle. So these all conditions are responsible for aggravating the asthma or asthma attack in chronic condition. But once these conditions occur, there will be, as we know, in all the cases our body try to maintain its homeostasis. For maintaining the homeostasis, the air passes or bronchioles, basically here we are talking about, in the bronchiole there will be called एयरवेज रीमॉडलिंग. एयरवेज रीमॉडलिंग जैसे हम बोन की रीमॉडलिंग पढ़ते हैं, बोन अपने आप को फिर से सिंथेसाइज करती है, किस तरीके से करती है अपना, मतलब कट पेस्ट सॉरी, किस तरीके से अपने आप को रीफ्रेम करती है. तो इस तरीके से एयरवेज भी अपने आप को करेगा, लेकिन ये करता तो है लेकिन वो करना ही उसकी कंडीशन को और वर्स करता जाता है, राइट? तो यहां पे जब एयरवेज रीमॉडलिंग होगी तो सिचुएशन और क्या हो जाएगी? वर्स हो जाएगी. और सिचुएशन वर्स होने का मतलब मैंने आपको बताया कि यू विल फॉल अंडर एस्थमेटिक अटैक एट मोर ऑफ द टाइम इन अ डे. ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 बार एस्थमेटिक अटैक आने लगेंगे एक दिन में. तो ये आपकी जो पूरी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है ये आपकी अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आपका अस्थमा के कॉन्सेप्ट को यहां तक ना रखते हुए कि अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको ये पूरा कोरिलेट करके एक साथ इस मैटर को जानना है बच्चों के लिए. अब हम अप्रोचेस क्या करेंगे, तो वेरी सिंपल है. आपको अप्रोचेस में कुछ भी नहीं करना. आप जितनी चीजें यहां पे पढ़ रहे हैं, जो भी फैक्टर है, लाइक आईजीई, इंक्रीज्ड आईजीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो बात अलग है कि आईजी एक इंडिकेशन की तरह काम कर रहा है, लेकिन आईजी अगर अस्थमा के केस में ज्यादा है तो आप आईजी को स्टॉप करोगे क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है. तो उस तरीके से हम देखिए, सबसे पहले हम अप्रोचेज ऑफ ट्रीटमेंट में क्या बात करते हैं. लाइक सबसे पहले आप देखोगे कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन में सॉरी ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है. अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आइडेंटिफाइड हो रही है तो सबसे पहले आप एंटीजन को क्या करोगे, अगर आप अगर अप्रोचेज ऑफ ट्रीटमेंट में आपने पहले इस चीज को जान लिया कि आपका एंटीजन क्या है, तो आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे उस एंटीजन का उस पर्टिकुलर पर्सन से, एक बैरियर, बीच में बैरियर का काम करेंगे ताकि एंटीजन उस पर्सन पे ज्यादा ना जा सके. तो एक तो ये ट्रीटमेंट हुआ आपका, राइट? अगर आपको पता चलता है कि आप वो पर्सन एलर्जन जा चुका है और क्या होता है, आईजी एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा बन रही है, जो कि हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, देन अप्रोचेज ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप पढ़ ले जाते हैं तो आपको ड्रग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई हम किस तरीके के ड्रग्स को अस्थमा में यूज करेंगे, राइट? तो आप क्या करोगे, देयर विल बी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आईजी एंटीबॉडी. आईजी एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओमेलिजुमाब एक ड्रग है, ओमेलिजुमाब, तो हम आईजी एंटीबॉडी के लिए यूज करते हैं, वो हम अस्थमा में यूज करेंगे.
लेट सपोज देयर इज ए इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल एंड हाइपर एक्टिविटी, यहां पे इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, ब्रोंकियस के हाइपर एक्टिविटी भी हो रही है, राइट। तो वो दोनों चीजों के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा ड्रग देंगे जो हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, और इन्फ्लेम्ड का मतलब तो क्लियर इन्फ्लामेशन से। तो ऐसी ड्रग को हम इन्वॉल्व करेंगे जो कि हमारी इन्फ्लामेशन और हाइपर एक्टिविटी को क्या करे, स्टॉप करे। तो आपकी ड्रग्स कौन सी होंगी, यहां पे कौन सी क्लास की ड्रग होगी, कार्टिकोस्टेरॉइड, राइट। कार्टिकोस्टेरॉइड, लाइक कार्टिकोस्टेरॉइड में हम यहां बात करेंगे साइक्लोसोनाइड की बात करेंगे, ब्यूटामिथासोन की बात करेंगे, राइट। तो ये आपका यहां पे इन्फ्लामेशन है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी अगर हमको देखने को मिल रही तो हम अप्रोच किसका करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड का। लेट सपोज द प्रिवेंशन ऑफ द रिलीज ऑफ मीडिएटर, यहां पे जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं हम उनके प्रिवेंशन की बात करेंगे क्योंकि वो कंडीशन को बर्स्ट कर रहे हैं। तो हम ओवरऑल अगर हिस्टामिन को टारगेट करते हैं तो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेंगे, बिकॉज द हिस्टामिन रिलीजेस फ्रॉम मास्ट सेल। तो वी विल यूज द मास्ट सेल स्टेबलाइजर लाइक सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन, तो हम उनका यूज करेंगे अस्थमा में। दूसरा अगर हम देखते हैं कि एंटागोनिज्म ऑफ रिलीज्ड मीडिएटर, सपोज करिए आपका मीडिएटर रिलीज हो चुका है, तो आप उस मीडिएटर को किस तरीके से ब्लॉक करोगे, तो आप हिस्टामिन को एंटी हिस्टामिनिक यूज करोगे। आपके प्लेटलेट्स अगर ज्यादा रिलीज हुए हैं, प्लेटलेट एंटागोनिस्ट, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है तो उनके एंटागोनिस्ट को यूज करोगे, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन अगर रिलीज है तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की बात करेंगे, लाइक हम मोंटेल्यूकोस्ट और जेफिरल्यूकोस्ट की बात करते हैं इन केस ऑफ एस्थमा ट्रीटमेंट। इसके बाद ये हमारा अप्रोचेज ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस कॉन्स्ट्रिक्ट, ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट है हमारी ब्रोंकियोल्स, अगर हम जो, बिकॉज यहां पे आपका ये एक पॉइंट रह गया था, वेगस नर्व ऑल्सो सेंसिटाइज एंड रिलीजेस एसिटाइलकोलिन in case of asthma. तो asthma, acetylcholine, as you know, there is acetylcholine is responsible for constriction of bronchioles. So what we will do, we will use the antagonist of acetylcholine for because acetylcholine is responsible for constriction. तो blockage of constriction neurotransmitter means anticholinergic, और anticholinergic में हम क्या यूज करेंगे, लाइक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। अब बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम। इसी तरह हम बात करेंगे, सपोज क्या हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जो ब्रोंकस को डायलेट कर दे डायरेक्ट, तो हम सीधे हम बात करेंगे किसकी, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग की, लाइक सॉल्ब्यूटामॉल, टर्बुटेलिन। और बेसिकली हम बात करेंगे बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक की, क्योंकि बीटा 2 आपके ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रोंकोडाइलेशन की हम बात करेंगे। कुछ ड्रग होंगी ये जो कि डायरेक्ट एक्शन को मिमिक करेंगी, लाइक सिंपैथोमाइमेटिक, लेकिन कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेशन करेंगे। डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेशन, अब इसकी जो बेसिकली जो मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, वो इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम रिलेट करेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। तो अब हम डायरेक्टली एक्टिंग की अगर बात करेंगे, ब्रोंकोडाइलेशन को डायरेक्ट कर दें, तो हम उसमें बात करेंगे मेथाइल जेंथिन की, जिसमें आपका एग्जांपल आता है थियोफाइलिन वगैरह। तो आपका ये जो ये वाला पार्ट है वीडियो लेक्चर का, जिसमें हमने पढ़ा एस्थमा, उसके टाइप्स को और अप्रोचेज ऑफ द ट्रीटमेंट्स को, आपका ये कॉन्सेप्ट आपको अपने पास रखना है। तो आपकी जब हम अस्थमा के पर्टिकुलर क्लासेस की ड्रग्स, जो कि हमने यहाँ अप्रोक्सीमेटली आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा, 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट अपना अस्थमा को लेके, अस्थमा फार्माकोलॉजी को लेके क्रिएट कर पाओ। तो आई होप कि आपको इसमें जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।